नमस्कार मित्रों, अनकट विद आशुतोष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हिंदुस्तान की राजनीति में नए नए रंग आप आजकल देख रहे हैं, कुछ चल रही है। उपराष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर हुआ आज, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में जगदीप धनखड़ साहब भी पहुंच गए थे, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे। उससे पहले एक बड़ी चर्चा हो रही है 75 साल को लेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का कल जन्मदिन था, 11 सितंबर, और वो 75 साल के हो गए हैं। और अगले हफ्ते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश के बहुत सारे अखबारों में एक लेख लिखा सरसंघ चालक को लेकर। ये पहला मौका होगा मेरे ख्याल से कि जब किसी प्रधानमंत्री ने सरसंघ चालक को लेकर एक बड़ा लेख लिखा और उस पर बड़ी चर्चा उनको लेकर हुई है। इससे ये चर्चा भी होने लगी है कि क्या कोई सुलह समझौता हुआ है, क्या कोई रिश्तों को बेहतर करने के लिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही है, या जो संघ के लोग समझते हैं वो तो कहते हैं भाई मोदी जी में और भागवत जी में कोई झगड़ा ही नहीं है, आप जबरदस्ती की बात करते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या रिटायर होने की बात हो रही है। भागवत जी ने रिटायर होने की बात की थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने किसी को रिटायर होने के लिए नहीं कहा और मैं खुद भी रिटायर नहीं हो रहा। संघ को बहुत अच्छे से समझने वाले और हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले मेरे मित्र आज इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्येंद्र के फाउंडर भी हैं और हिंदुस्तान की राजनीति और पत्रकारिता में बड़ी जबरदस्त पकड़ है। आशुतोष जी, क्या हो रहा है? 75 साल का आजकल बड़ा सीजन चल रहा है। 75 साल के हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी अगले साल होने वाले हैं, देश अभी 75 साल का होकर निकला है। क्या देखिए विजय जी, संघ को तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आपने इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया किताब लिखी है, उसका अंग्रेजी संस्करण भी आ रहा है। और जो लोग संघ को जानना चाहते हैं, मैं तो आपसे बात करके, आपकी किताबों को पढ़ के ही मैं संघ को समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो मेरा राज्य पॉलिटिकल सेंस कहता है, जो आइडियोलॉजिकल सेंस की बात नहीं, जो मेरा पॉलिटिकल सेंस कहता है, वो दो तीन चीजों की तरफ इशारा करता है। पहली चीज तो इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़े कमजोर पड़े हैं और उन्होंने अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को थोड़ा चेंज किया है। अगर 2024 के पहले अगर आप उनको देखते तो वो बिल्कुल माई वे या हाईवे, बीच का कोई रास्ता उनके साथ था नहीं। और इसीलिए आपने देखा उन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी के बीच में कोई डायरेक्ट का कनेक्शन एक तरीके से नहीं था। एक दो बार जरूर आपस में दिखाई पड़े, लेकिन 24 के बाद आप देखिए प्रधानमंत्री जी का नागपुर जाना और खुद मोहन भागवत जी का दिल्ली आना, प्रधानमंत्री निवास में जाना, उनसे मुलाकात करना, जो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करना, और साथ ही साथ अब लेख आना। और इस बीच मोहन भागवत जी का ये कहना, मैंने तो कभी नहीं कहा 75 साल की उम्र में किसी को रिटायर करना चाहिए था, ना मैं खुद रिटायर हो रहा, ना मैं किसी को रिटायर होने की बात कह रहा हूं। तो ये जो अगर इन सारे डॉट्स को अगर आप जोड़ने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, आप इसको दो तरीके से जोड़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गए। मैं नतमस्तक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि राजनीति के अंदर समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और उसके हिसाब से आदमी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी रणनीति को बदला। अब उनको उनको अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा है और उस एहसास के तहत अब वो आरएसएस के साथ पुनः एक जो मित्रवत संबंध था उसको दोबारा निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी बात आती है कि उनके अंदर एक ग्रेट सेंस ऑफ हिस्ट्री है। वो चाहते हैं कि उनके, जब वो ना रहे, ईश्वर उनको लंबी आयु दे और वो भारत की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे, लेकिन एक वक्त आता है जब पिता ये चाहता है कि उनकी लेगेसी आगे बढ़े, उनके पुत्र आगे बढ़ाए या उनके फॉलोअर्स उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। वो सेंस उनके अंदर आ रहा है और उस सेंस के हिसाब से वो चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति उनके बाद भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाले जो दरअसल उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए, और अगर उनकी लेगेसी को ना आगे बढ़ाए तो कम से कम उनकी लेगेसी को खत्म ना करे, उनकी लेगेसी को तोड़े नहीं। ये सेंस मुझे देख कर आता है। और ये किसी भी बड़े महत्वाकांक्षी और बड़े पावरफुल लीडर की अगर ये सोच है तो उसमें गलत कुछ भी नहीं, मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं मानता हूं। क्योंकि मैं जब उनकी चिट्ठी को मैंने देखा, चिट्ठी नहीं, उनके लेख को जब मैंने अखबार में देखा, तो मुझे एक बार की तो हैरानी हुई कि क्या मोहन भागवत जी के बारे में इस तरीके से लेख लिखने की उनको जरूरत क्यों पड़ी। वो फोन उठाते, उनको कम्युनिकेट कर देते और उनके बाद उनसे बातचीत करते, बहुत सारी चीजें कर सकते थे प्राइवेटली। लेकिन जब उन्होंने सब चीज सार्वजनिक कर दी और मोहन भागवत के प्रति अपनी आस्था को भी एक तरीके से स्पष्ट कर दिया, तो ये पूरे संघ परिवार को संदेश है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को संदेश है कि मोहन भागवत
जो है उनके प्रति उनके मन में किसी तरीके का कोई दुराग्रह नहीं है, कोई दुराभाव नहीं है। और जो लोग इस निष्कर्ष पर चल रहे हैं या जो लोग खेमेबंदी के पक्ष में होते हैं कि हमें भागवत जी के साथ रहना है या नरेंद्र मोदी के साथ रहना है, हमें बीजेपी के साथ रहना है या आरएसएस के साथ रहना है, वो सारी दीवारें हमारे ख्याल से टूट जानी चाहिए। तो एक लिहाज से अगर मैं कहूं तो ये संघ और बीजेपी दोनों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दो बड़े नेताओं के बीच में अगर तनाव भी है और तनाव अगर नहीं भी है, तनाव की अगर खबर भी है, तो भी ये पैरेलली दोनों संगठन को कमजोर करती है। तो मैं उस लिहाज से देखता हूं कि एक कहीं प्रधानमंत्री जी को अपनी कमजोरी का एहसास है, दूसरा प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी जो विरासत है वो आगे बढ़े और उसमें संघ की उसमें सहमति हो। और तीसरी बात, कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी एहसास है कि अब शायद उनके जाने के बाद आरएसएस को रीओरिएंट करना पड़ेगा और उसमें मोहन जी की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तो उसको भी कहीं ना कहीं वो दर्शाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सर, तीन चीजें आपने जोड़ी, उसमें एक है कि दुराग्रह मोहन जी को लेकर, सरसंघ चालक को लेकर, एक आपने बात कही कि मोदी कमजोर पड़े हैं, और तीसरी बात लेगेसी। ये तीन अलग अलग सवाल हैं एक तरह से। यदि हम दुराग्रह की बात करें तो संघ में कहा जाता है कि मोदी जी में और मोहन भागवत जी में दुराग्रह की तो बात ही नहीं हो सकती, बल्कि संघ और बीजेपी में या मोदी जी और भागवत जी की जो रिलेशनशिप है, ऐसी संघ और बीजेपी की रिलेशनशिप कभी नहीं रही। यदि वाजपेयी एरा को देखें तो वाजपेयी जी और सुदर्शन जी में जैसे रहा था या कुछ बिटरनेस रही थी, या अडवाणी जी को लेकर कुछ हुआ था 2005 और आसपास में, तो उससे बेहतर रिलेशनशिप मोदी जी और मोहन जी के बीच में है। एक तो वो दोनों समकालीन है, प्रचारक भी साथ साथ रहे, उनके पिताजी के साथ उन्होंने काम किया, मधुकर जी के साथ भी, पहली बात। दूसरी बात, कमजोर के लिए तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कमजोर कहाँ हुई है, तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूती से चला रहे हैं, और जो लोग सोचते थे ये सरकार गिरेगी या बैसाखी हटेगी, कुछ होगा, वो नहीं हुआ, और उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में उनकी जीत हुई। और तीसरी बात, जब लेगेसी की आप बात करते हैं तो क्या आप फिर से रिटायरमेंट के इशारे की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं रिटायरमेंट के इशारे की बात, पहली बात आपने जो मैंने कहा, जो लोग ये सोचते हैं कि उनके मन में मोहन भागवत जी को लेकर दुराग्रह है, उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। देखिए, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सनालिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सनालिटी है, और जो वो उनके मन में होता है वो उसी तरीके से करते हैं। उन्होंने गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत पावरफुल किया, लेकिन आरएसएस को अपने रहते हुए उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवीण तोगड़िया जैसे बड़े नेता जो अपने आप को मानते थे कि वो तो सुपर चीफ मिनिस्टर हैं, आज कहीं दिखाई नहीं पड़ते। मनमोहन वैद्य जो गुजरात में आरएसएस के प्रांत प्रचारक थे, इंचार्ज थे, उनके मन की पीड़ा ही यही है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधान मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी बात को सुना नहीं। तो ये एक यथार्थ है जिसको आरएसएस का हर आदमी अच्छी तरीके से जानता है कि गुजरात में बीजेपी मजबूत हुई, लेकिन क्या आरएसएस भी उतनी मजबूत हुई है संगठनिक तौर पर? ये अपने आप में एक सवाल है। तो 10 साल हो गया, 10 साल में आपने देखा कहीं मोहन भागवत उनके बीच में किसी तरीके की कोई मुलाकात दिखाई नहीं पड़ती, क्यों? और बार बार लोग यहां तक कहने लगे थे कि मोहन भागवत आरएसएस के इतिहास के शायद सबसे कमजोर सरसंघ चालक, ये भी कुछ लोगों ने कहा, और बड़ी मजबूती के साथ इसको आत्मत कहते थे, और ये कहते थे कि दरअसल मोहन भागवत भले ही हेड है, लेकिन चलती तो वहां नरेंद्र मोदी की ही है। और जब हौसबोले जी सर कारवाह बने, तब तो ये कहा कि अब तो पूरी तरीके से उसमें नरेंद्र मोदी की चलती। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट था, एक संदर्भ था, जिस संदर्भ में मैंने ये बात कही। जहां तक कमजोरी की बात है, देखिए मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कमजोर हुए 2024 के चुनाव के बाद। लोकतंत्र नंबर्स का गेम, अंकगणित का खेल। अगर आपके पास बहुमत है तो आप, अगर आप 300 सीटें हैं तो आप बहुत पावरफुल है, अगर आपके पास सिर्फ 282 सीटें हैं तो पावरफुल है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं, और अगर आपके पास 240 सीटें हैं तो आपके पास बहुमत नहीं है, 32 सीटें आपके कम है, और आपको दूसरों पर, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों पर डिपेंड करना पड़ेगा, और पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है। तो ये पावरफुल, ये शक्तिशाली होने की निशानी नहीं है। तो वो कमजोर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी लोकप्रियता में कमी आई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आरएसएस का हालांकि अपने आप को ऑर्गेनाइजर से जोड़ता नहीं है, टेक्निकली अपने आप को अलग करता है। कर्नाटक चुनाव के आसपास उन्होंने क्या कहा था, क्या राम मंदिर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आप चुनाव नहीं जीत सकते, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, ये बात कही थी। ये बात 2014 में नहीं कही गई, ये बात 2019 में भी नहीं कही, ये बात लोकसभा चुनाव के तकरीबन कुछ महीने पहले ये बात कही गई। क्यों कही गई? अगर कमजोर नहीं होते तो, और अगर कमजोर नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी को इतना वक्त क्यों लगता अपना पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए? तो तय कर देते किसी को, आरएसएस को जो मन में आता करता हो। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में आरएसएस ने अपने आप उसी तरीके से विड्रॉ कर लिया जैसे कि 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के समय विड्रॉ किया था। तो 2004 में क्यों विड्रॉ किया था?
क्योंकि उनको लग गया था कि अब बीजेपी कमजोर हो रही है और अटल आडवाणी से अब आगे की राजनीति चलने वाली नहीं है, लिहाजा नई लीडरशिप को लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आरएसएस आज इस तलाश में है कि उसको नरेंद्र मोदी जी को फौरन हटा के रिटायर करके किसी नए को लाना है, लेकिन सक्सेशन प्लान की तरफ कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है, प्रोग्राम चल रहे हैं और ये अच्छी स्वस्थ सांगठनिक मूल्य का प्रमाण है। जैसे किसी भी अच्छे स्वस्थ कॉर्पोरेट हाउस में आप अगले के बारे में सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम करें, लेकिन एक सक्सेशन प्लान भी होना चाहिए, प्लान भी हमेशा तैयार रहता है। तो अगर वो सक्सेशन प्लान के बारे में सोच रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी को कौन आगे लेके चलेगा, तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। इसमें ना तो जो आदमी उस वक्त शीर्ष पर उसको बुरा मानना चाहिए और ना ही बाकी लोगों को कोई बहुत ज्यादा अर्थ निकालना चाहिए। मोहन भागवत के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, सत्ता से जुड़े हुए नहीं है। हालांकि सत्ता तो है उनके पास, लेकिन सत्ता में सीधे नहीं जुड़े हुए, तो वो चीजों को दूर से देख सकते हैं, उसका एक आकलन कर सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसके अच्छे बुरे को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अगली रणनीति पे काम कर सकते हैं। हम और आप जब किसी संगठन में अंदर से जुड़े होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, और जब अचानक वो आदमी चला जाता है सदा ये क्या हो गया, तो मुझे लगता है मोहन भागवत शायद इन सब चीजों से अवगत है और संगठन के मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि अगले 25 साल की योजना पे काम करें। अगर कहीं कोई दुर्गुण हुआ है, अगर कहीं कोई रोग उत्पन्न हुआ, अगर कहीं संगठन में रुग्णता आई है, तो उसका इलाज करें। तो मैं मोहन भागवत जी की इस बात से सहमत हूं, सक्सेशन प्लान होना चाहिए, आगे कौन लेके जाएगा, कम से कम 10 साल का प्लान होना चाहिए, उस व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और उस व्यक्ति को उसी तरीके से ग्रूम करना चाहिए। मैं आपको एक थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेंग जियाओपिंग जो चाइना के सबसे बड़े नेता थे माओ त्से तुंग के बाद, उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि 70 साल के बाद आपको रिटायर करना पड़ेगा, 10 साल का 2 टर्म आपको मिलेगा, और ये उन्होंने सक्सेसफुली कामयाबी के साथ दिखाया। जब उन्होंने खुद सायास वीआरएस लिया, उन्होंने जियांग जेमिन को बनाया, जियांग जेमिन 10 साल तक वहां रहे और जियांग जेमिन की पॉलिट ब्यूरो में जो सबसे यंगेस्ट आदमी था, सबको मालूम था वही आदमी 10 साल के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभालेगा। और जब जियांग जेमिन के बाद जब हु जिनताओ आए तो सबको मालूम था कि शी जिनपिंग ही अगले सर्वश्रेष्ठ नेता होंगे। तो अब शी जिनपिंग ने आगे उसको तोड़ दिया, ये बात अलग है। तो मैं जो कह रहा हूं कि मोहन भागवत अगर उनके उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ये संगठन की ताकत का प्रमाण है, इसमें गलत मैं कुछ भी नहीं मानता। लेकिन ये है पक्का मैं कह सकता हूं कि उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। जैसे संघ में तो उत्तराधिकारी की तलाश का एक सक्सेशन प्लान होता ही है, संघ चालक को लेकर या सरकार्यवाह को लेकर, तो आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी ये चल रहा है। और जब आपको इस प्लान के बारे में इतना पता है तो क्या आपको इस बात का आइडिया कि कौन सक्सेशन प्लान में नए लीडर हैं? काश मुझे पता होता। देखिए हम आप तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, इसीलिए हमको लोग कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक। ये एक नया शब्द है, राजनीतिक विश्लेषक। पता नहीं पत्रकारिता और इसमें क्या फर्क है मुझे नहीं मालूम, राजनीतिक विश्लेषक हम लोग हैं। तो विश्लेषण करना हमारा काम है, और अगर हम वाकई में विश्लेषण कर रहे हैं तो उन डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो सच्चाई के ऊपर आधारित होती है। और हवाबाजी ने आजकल बड़े सारे यूट्यूबर्स आ गए, खूब हवाबाजी करते, खूब व्यूज लेते हैं, खूब हवाबाजी करते हैं। मैं उनको पत्रकार भी नहीं मानता, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो उत्तराधिकारी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो महत्वपूर्ण ये है कि संघ एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी की कमान देना चाहेगा जिसकी उम्र 50 के आसपास हो, 50, 52, 53 के आसपास हो, ताकि अगले 20 साल चिंता ना करना पड़े। अगर मान लिया आपने 75 साल के आदमी को, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गया, फिर आप हमेशा रोते रहेंगे। या कम से कम, हाँ, ये कम से कम 60 साल की उम्र का हो, ताकि आप अगला 10 साल तो सुरक्षित चले। अगर 75 को अगर आप कट ऑफ डेट भी मानते हैं तो 60 साल ठीक। और मुझे लगता है कि 50-60 के बीच का कोई आदमी होना चाहिए, एक जो यंग हो। दूसरा, अब आरएसएस को और बीजेपी को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का अंदाजा है और उसके खतरों का भी अंदाजा है। तो एक ऐसा आदमी हो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल डिप्लोमेसी को भी समझता हो, और वहां पे वो ग्लोबल लीडर्स के साथ जाके अपने आप को एडजस्ट कर सके और उनके साथ ठीक से भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ा सके। ये उसकी मुझे लगता है दूसरी अच्छी खासियत होनी चाहिए। तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अब संगठन बहुत बड़ा हो गया, विराट हो गया है, तो उसके लिए रिसोर्सेस को भी वो जनरेट कर सके। और चौथी बात ये, जो सबको साथ लेके चल सके। जब संगठन बहुत बड़ा हो जाता है तो एक जो सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है कि कहीं अगर ऐसी लीडरशिप आ जाए जो अपने में ही आत्मनिष्ठ हो जाए, आत्मलीन हो जाए और सबको साथ लेके ना चल पे, तो उस संगठन और उस साम्राज्य का पतन निश्चित होता है।
अकबर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सबको साथ लेके चलते थे, और औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती ये थी वो सबको साथ लेके नहीं चले, जिंदगी भर लड़ते रहे, अंत में उनके जाने के बाद पूरा साम्राज्य बिखर गया। तो अब आरएसएस के लिए और बीजेपी के लिए कंसोलिडेशन का वक्त है। उनको कंसोलिडेट, जो गेन किया उसको कंसोलिडेट करना है। अगर भारत की राजनीति में अगले 100 साल संघ को रेलिवेंट रहना है तो अपने आप को पॉलिटिकल लेवल पे जो कुछ भी गेन किया है उसको कंसोलिडेट करना है, उसको घनीभूत करना है, उसको ठोस करना है, ताकि 35-36% वोट आपका बना रहे हो फिसले नहीं। कांग्रेस इसलिए कामयाब रही क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक 40-42% वोट उसके पास था, तो गिरने के बावजूद भी आज वो 22% पर टिकी हुई, इसीलिए खत्म नहीं हो रही। तो ये भी संघ के लिए जरूरी है कि वो ऐसे व्यक्ति का चयन करें, एक जो, जैसा कि मैंने कहा, कि वो कम उम्र का हो, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरीके से समझता हो, तीसरा वो संघ की विचारधारा से पूरी तरीके से अवगत हो, कलेक्टिव लीडरशिप यानी सबको साथ लेके चल सके, और पांचवा चुनाव जिताने की क्षमता हो। तो ये 4-5 चीजों को वो देखने की कोशिश करेंगे, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और उसमें कौन फिट बैठता है, आप खांचों में नाम डाल लें, उसमें कौन सबको साथ लेके चल सकता है, कौन सबका। आपने तो ऐसी लिस्ट बना दी कि ये चाहिए एडमिशन के लिए, ये तो वो बताइए कि कौन कौन इस खांचे में जो बॉक्स को टिक करके बनता है, वो आपकी नजर, संघ चालक की नजर में तो देखेंगे जो होगा। देखिए, मैं 4 लोगों को इसमें मानता हूं कि 4 में से कोई आगे बढ़ सकता है। एक, जाहिर सी बात है, अमित शाह जी बहुत पावरफुल हैं, वो एक हो सकते हैं, उम्र में उनके साथ है, करीब 60 के आसपास की उनकी उम्र है। शिवराज सिंह चौहान 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते हैं, संघ के बड़े करीबी हैं, विचारधारा के स्तर पे भी उनके अंदर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, और सौम्य है, और मध्य प्रदेश जैसा बड़ा स्टेट चला चुके हैं, सक्सेसफुली चला चुके हैं, उस स्टेट को चला चुके हैं जिसको माँ भारती के बाद पूरी तरीके से गया हुआ मान लिया गया। तो वहां से उन्होंने वो पार्टी को उठा के लेके आए हैं और खड़ा किया उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी। अक्सर हम लोग, चूंकि वो थोड़े लो प्रोफाइल चीफ मिनिस्टर रहे, इसलिए लोग उनकी उतनी बातें नहीं करते। तीसरा, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के साक्षात हैं, वो तो मतलब भगवा पहनते हैं, भगवाधारी हैं, गोरखपीठ से उनका साबका है, पावरफुल चीफ मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 बार के मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के, अब पता नहीं तीसरी बार क्या होता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी क्या है, वो सबको साथ लेके नहीं चल सकते, लेकिन वो मैस लीडर भी हैं। वो अगर एक बार अगर केंद्र में स्थापित हो जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी की तरीके से वो चुनाव जिताने की क्षमता रख सकते हैं वो। और मुझे लगता है इन सबों में सबसे ज्यादा डार्क हॉर्स है, उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस 1 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरे बार के मुख्यमंत्री हैं, उम्र भी उनकी कम है, वो मुंबई से आते हैं जो रिसोर्सेस का एक तरीके से खजाना है, और हिंदी अंग्रेजी में भी वो ठीक ठाक है, और मुझे लगता है कि थोड़ा मॉडर्न फेस भी है, वो संघ का जो एक मॉडर्न फेस है, हाँ, अर्बन जिसे कहते हैं, अर्बेन फेस है, मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर से आते हैं, और उनको ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि जो इसमें जो अंतिम लड़ाई होने वाली होगी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो देवेंद्र फडणवीस मैन टू बी वॉच्ड, एंड शिवराज सिंह चौहान कैन बी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू सी। फेस भी होते हैं शिवराज जी, तो ओबीसी फेस भी होते हैं और इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देखिए, जब नेता का चुनाव होता है तो वो ओबीसी से तय नहीं होता। देखिए, हमारे देश की राजनीति ये रही कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अगर लोगों को आप पे यकीन हो जाता है तो वोट इस आधार पर नरेंद्र मोदी जी को नहीं पड़ता कि आप ओबीसी हैं, या इंदिरा गांधी को इसलिए वोट नहीं पड़ता था कि वो मतलब वो ब्राह्मण थी, वो वोट इसलिए पड़ता था क्योंकि उनकी एक अखिल भारतीय छवि थी, एक ऐसे नेता की छवि थी जो है देश को साथ लेके चल सकता था, या मुसीबत के समय में देश को संभाल सकता था, वो छवि थी। अटल बिहारी वाजपेयी की भी ऐसी छवि थी। बहुत सारे नेताओं ने कोशिश की अपनी छवि बनाने की, लेकिन नरसिम्हा राव को तो मौका मिला, नहीं बना पाए ना, ब्राह्मण थे वो, तो नहीं बना पाए वो, और उस वक्त तो मंडल पॉलिटिक्स भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो इसलिए आप कल्याण सिंह को देख लीजिए, कल्याण सिंह तो बहुत ताकतवर नेता थे, ओबीसी थे, लेकिन संघ की राजनीति में फिट नहीं पड़े, हटना पड़ा उनको। अगर आज वो उनके अंदर सब्र होता, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता होती, और तो वो आज हमारे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी का साथ वही होते, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से आ रहे थे वो। सर, ये बार बार चर्चा करना कि भाई वहां पर झगड़ा चल रहा है, अमित शाह जी ने एक बार अखिलेश जी को जवाब देते हुए कहा था कि बीजेपी का लीडर बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं। अखिलेश जी की पार्टी में तो अखिलेश जी होंगे अगले 25 साल अध्यक्ष,
या और पार्टियां देख लें हम, जो दिनेश वाली हैं, अभी लालू जी फिर से बने हैं, ममता जी हैं, तमाम लोग हैं। तो इसको झगड़े के तौर पर क्यों देखते हैं हम, और क्या इसको हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तौर पर नहीं देखते? मान लीजिए झगड़ा भी है, यदि सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है तो ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ ना। नहीं, मैं इसको झगड़ा नहीं कहता हूं। देखिए, ये दरअसल हमारे 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 यहाँ अभी भी लोगों की सोच पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। मतभेद होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, अपनी बातों को मजबूती के साथ रखना, ये झगड़े का कारण थोड़ी है। भाई, हमारे आपके बीच मतभेद हो सकते हैं, हम टेलीविजन डिबेट में एक दूसरे पर तीखे हमले कर सकते हैं, लेकिन डिबेट से हटने के बाद कंधे पे हाथ रख के साथ तो चाय तो पी सकते हैं ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मोहन भागवत में और नरेंद्र मोदी जी में कोई लट्ठम लट्ठ हो रही है, एक दूसरे को गिरा देना, ऐसा नहीं है। मतभेद सिर्फ इस बात को लेकर यह है कि हियर ऑनवर्ड्स यस, आप संगठन को कैसे संगठन को कैसे लेके आगे चलना है, कैसे चलना है, और हाँ, संगठन का, और बल्कि संगठन की ज्यादा मैं कहूंगा इस आंदोलन को कैसे आगे लेके चलना है। जब आप आंदोलन कहते हैं तो उसमें विचारधारा भी आ जाती है, उसमें संगठन भी आ जाता है, उसमें लीडरशिप भी हो जाती है। आंदोलन 100 साल तक जिंदा रहा, केंद्र के अंदर उसने 2 बार सरकार बनाई, तीसरी बार के प्रधानमंत्री उन्होंने दिया है। तो फिर अब यहां से आपको कैसी रणनीति बनानी है कि ये जो कुछ भी आपने हासिल किया वो गंवाए ना। अक्सर देखते हैं कि 2 पीढ़ियां तक तो आराम से खाती, तीसरी पीढ़ियों से पराभव शुरू हो जाता, चौथी पीढ़ी में तो नाश हो जाता। तो मोहन भागवत की प्रायोरिटी आज की तारीख में ये होगी कि इस आंदोलन को कैसे मजबूती प्रदान की जाए और अगले 100 साल तक इसको जिंदा रखा जाए, रेलिवेंट बना के रखा जाए। इस बात को लेके उनके और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक मतभेद है। नरेंद्र मोदी जी की राय कुछ और हो सकती है और उनकी ओपिनियन कुछ और हो सकती है। दूसरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिक्स से आते हैं, पॉलिटिक्स क्षणभंगुर है, और जब आरएसएस एक आंदोलन है और 100 साल जिंदा रहा, इसका मतलब क्षणभंगुर नहीं है। राजनीति में आपको अगले चुनाव के बारे में सोचना पड़ता है, या अगला चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उसको जीतने के लिए आप तो सारी उल्टी सीधे काम करते हैं जो अंत में आपको नुकसान पहुंचाती है। तो लेकिन मोहन भागवत को तय करना है कि अगर हम चुनाव हार भी जाएं तो चुनाव के हारने में क्या हमारा संगठन बचा रहेगा, मजबूती रहेगी, आंदोलन चलता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ये 2 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, एक राजनीतिक है, दूसरे पूरी तरीके से वैचारिक हैं, सांगठनिक हैं। तो दोनों के बीच में क्लैश होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है ये जो चिट्ठी जो माफ करिए, बार बार चिट्ठी का ये जो लेख लिखा है, इस लेख से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक सहकार बनता हुआ दिखाई पड़ रहा। दोनों ने एक दूसरे की बात का सम्मान करते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। इसलिए ये जो सार्वजनिक अभिनंदन है मोहन भागवत जी का, ये इस बात की स्वीकारोक्ति भी है कि संघ परिवार में चलेगी तो संघ प्रमुख की, आप कितने भी बड़े हो जाइए, चलेगी तो संघ प्रमुख की। ऐसा नहीं हो सकता कि आप राजनीति की वजह से आप प्रधानमंत्री हैं तो आप चलाएंगे, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर राजनीति चलाने लगेगी तो फिर विनाश निश्चित है एक समय के बाद। और अगर जी नहीं तो फिर इसको तो कंट्राडिक्टरी मानेंगे कि फिर यदि आप कहें कि मोहन भागवत जी ने अपना जो 75 साल वाला बयान था रिट्रैक्ट किया या बैक ट्रैक टर्न अराउंड किया, क्योंकि यदि संघ ही सर्वोच्च है तो फिर क्या इसको तो मानना चाहिए कि भाई भागवत जी ने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने एक घटना का जिक्र कर दिया। यू टर्न क्यों माने? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब किसी परिवार में कोई बेटा बहुत कामयाब हो जाता है तो उस कामयाबी के साथ उसके नखड़े भी होते हैं, और पिता को उनके उन नखड़ों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, क्योंकि पिता ये अच्छी तरीके से जानता है कि अगर हम इनको कमजोर करेंगे तो परिवार कमजोर हो जाएगा। लेकिन एक वक्त आता है जब पिता को लगता है कि अब जो मेरा ये नखड़ेबाज बेटा है, अब ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, इससे अब परिवार को नुकसान होगा। तब वो धीरे धीरे उनको चपत लगाते हैं और फिर उनको एक राह पर लाने की कोशिश करते हैं। अगर बेटा समझदार होता है तो राह पे आ जाता है। आप देखिए 2024 के चुनाव के बाद से जिस तरीके की टिप्पणियां उन्होंने की हैं, एक बार भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, ये उनकी मैच्योरिटी का कारण। लेकिन जो टिप्पणियां वो कर रहे थे, वो टिप्पणियां सबको मालूम था किसको कर रहे हैं। तो वो चपत धीरे धीरे लगा रहे थे। वो चाहते, आरएसएस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो कभी भी तार को एक सीमा के बाद नहीं खींचता कि एक सीमा के बाद खींचो तार टूट जाए। वो तार को धीरे की तरह से मध्यम मार्ग पर चलना। हाँ, वो धीरे धीरे खींचते भी देखते टूटने वाला तो नहीं है, फिर वो छोड़ देते हैं उसको, धीरे से खींचते। तो उन्होंने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को लेख लिखने के लिए विवश किया,
मुझे लगता है कि ये भागवत जी की एक बहुत मजबूत शख्सियत को अपने तरीके से रास्ते पर लाने में उन्होंने जो प्रतिभा दिखाई है, ये उसका प्रमाण, जो सुदर्शन जी में नहीं दिखाई पड़ी थी। मैं बड़ी माफी के साथ चाहता हूं, सुदर्शन जी ने जिस तरीके से अटल आडवाणी पर हमले किए थे, अगर उस तरीके का हमला अगर भागवत जी ने अगर मोदी पे किया होता तो या तो संघ बचता या फिर बीजेपी, दोनों एक साथ नहीं बच सकते थे। लेकिन यहां तक सुदर्शन जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में तो अमेरिका के लोग बैठते हैं, वहां पहुंच के उन्होंने बाकायदा कैबिनेट को चेंज क्या आज नरेंद्र मोदी कोई कह सकता है कि आप कैबिनेट में हटा दीजिए निर्मला सीतारमन को या फिर इनको, कोई कह सकता है क्या? कोई करवा सकता है? नहीं। तो ये उनका टैलेंट था, उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया और उसके बाद धीरे धीरे मैसेज दिया कि अब आप गलत रास्ते पर, कृपया इस रास्ते से हट जाओ। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, कास्ट सेंसस में जिस तरीके से संघ परिवार ने अपने आप को वो किया, अपने आप को झुकाया, एडजस्टमेंट किया, वो बड़ी बात है, क्योंकि वो विचारधारा के खिलाफ है पूरी तरीके से। लेकिन वो इस बात को समझते हैं, अगर हिंदुओं को एकजुट रखना, अगर हिंदू समाज को एकजुट रखना है तो उसे पिछड़ों दलितों को लेकर चलना पड़ेगा, बिना उनके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये दरअसल संघ की जो मूल धारणा है उसके कहीं ना कहीं विपरीत बात जाती है। और मैं बार बार यू टर्न है, ये यू टर्न है, आप उसको देखें। यू टर्न आज की तारीख में हमारे यहाँ बहुत दो शब्द बहुत ज्यादा अब्यूज्ड हो, यू टर्न और मास्टर स्ट्रोक। ये एडजस्टमेंट है, ये आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स है। और जो आइडियोलॉजिकल, भागवत जी को लगा कि भाई अभी वो स्थिति नहीं है। हाँ, अब जैसे देखिए इतिहास में इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। 1939 में जब हिटलर ने अटैक किया तो हिटलर सोवियत यूनियन, स्टालिन को हेट करता था, सोवियत यूनियन, क्योंकि वो उसको मानता था कि ये सबसे खतरनाक जीव यहीं रहते हैं, और स्टालिन को भी मालूम था। लेकिन दोनों ने गठबंधन किया। हालांकि मैं जानता हूं कि ये तुलना ठीक नहीं है, लेकिन दोनों ने, और उसके बाद सही वक्त आने के बाद उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमले कर दिए। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी, ये दोनों एक दूसरे की कमियों और खामियों को अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर हम सत्ता में नहीं रहे तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर सत्ता का जो अपना विनाशकारी स्वरूप होता है, अगर उसको हमने मॉडरेट नहीं किया तो सत्ता में रहने के बावजूद भी हमारा विनाश हो जाएगा। ये उसके बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश है जिसमें यू टर्न कुछ नहीं है। आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हेन देयर इज अ इलेक्टोरल कंपल्सन। इलेक्टोरल कंपल्सन जरूरी है, अन्यथा अगर पिछड़ों में, दलितों में ये अगर संदेश चला जाएगा कि ये तो सिर्फ अपर कास्ट की बात करते हैं, ये आंदोलन सिर्फ अपर कास्ट का आंदोलन, जैसा कि परसेप्शन है काफी हद तक, तो फिर हिंदू यूनिटी का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं चलेगा। बार बार मैं कहता हूं, मेरी बात से मेरे लेफ्ट लिबरल फ्रेंड बहुत नाराज होते हैं और कभी कभी तो उनको लगता है कि मैं भी संघी हो गया हूं। मैं बार बार इसको कहता हूं, आरएसएस का मकसद हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज होना नहीं है। आरएसएस का मकसद है हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र बनाना। वो अगर नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं तो नरेंद्र मोदी बनाए, इंदिरा गांधी बनाती तो इंदिरा गांधी बनाए। दे आर मोर कमिटेड टू द आइडियोलॉजी। बहुत मौके ऐसे आए भी, और इसलिए शायद मोहन भागवत सबको जोड़कर रखने की बात कर। एक आखिरी सवाल सर, कि भागवत जी पर और बीजेपी पर तो बहुत बात हो गई 75 को, लेकिन आज देश की लीडरशिप में ज्यादातर पार्टियों में 75 प्लस वाले ही लोग हैं। कांग्रेस को देख ले तो हमारे 80 प्लस के हैं, 84 के हैं करीबन, मल्लिकार्जुन साहब हैं, आरजेडी में लालू यादव हैं, ममता बनर्जी भी 70 प्लस हो गई हैं, पिनाराई विजयन है केरला में, उड़ीसा में नवीन पटनायक साहब हैं। तो क्या सबके लिए आपको लगता है कि 75 एक ऐसा है कि एनफ इज एनफ? हमारे ख्याल से राजनीति के अंदर 70 साल के बाद छोड़ देना चाहिए। अगर सिविल सर्वेंट अगर 58-60 साल के उन्हें रिटायर हो जाता है और ये मान लिया जाता है कि अब नई पीढ़ी को आना चाहिए, तो राजनीति में 70 साल के बाद क्यों नहीं नई पीढ़ी को आना चाहिए? मैं तो चाइनीज मॉडल के पक्ष में हूँ, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, लीडरशिप डेवलप, जब जियांग जेमिन दरअसल एक प्रोफेसर थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे लेकिन प्रोफेसर थे, उन्होंने अपना पीकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो डेंग ज़ियाओमिन ने उनको मैसेज भेजा कि तुम आओ भाई मिलो। वो आ गए, बोले आप कल से आप पार्टी संभालेंगे। तो बेचारे दंग रह गए, बोले मैं तो प्रोफेसर ही कर रहा हूँ, कहाँ से आप कम्युनिस्ट पार्टी? बोले नहीं, कल से संभालेंगे आप। तो जब वो संभालने लगे, पार्टी संभालने लगे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए, तो उसके बाद जो है वो हर दूसरे दिन पहुंच जाते थे डेंग ज़ियाओपिंग के पास, कहते थे अरे देखिए फलाना मुझे गाली दे रहा है, ढमकाना मुझे गाली दे रहा है, वो काम नहीं करने दे रहा, वो काम करने। तो एक दिन डेंग ज़ियाओ ने बोला खबरदार, कल के बाद से तुम यहाँ दिखाई मत पड़ना मुझे। तब डांटा उनको, बोला आप जनरल सेक्रेटरी हो, यू डिसाइड, पावर आपके पास है, पार्टी आपको चलाना है,
मैं बात, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जो आप नहीं कर सके तब आइए, आप एक्सेप्शनल केस में मेरे पास आइए, आप रोज चले आते हैं। तो जो असली जो दरअसल बहुत युगांतकारी नेता होते हैं ना, वो उस दिशा में काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भागवत जी युगांतकारी नेता है, लेकिन जब वो चीजों को समझ के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो 25 साल बाद संघ क्या होगा उस बारे में सोच के उसका खाका अभी से तैयार कर रहे हैं। और यही तो नेता का काम है। वो थोड़ी शाखा लगाएंगे बैठ के, वो थोड़ी वनवासी कल्याण ट्राइबल बेल्ट में जाके वहां पे लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। उनका काम है कि एक बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर देना। ढांचे के अंदर तो है मजदूर, अपना काम करते रहेंगे, वो बन जाएगी बिल्डिंग। आप मैप तो बनाएंगे, वो काम तो वो उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसमें मैं उनकी तारीफ करता हूँ उस मामले में। अब देखिए, मैंने तारीफ सब इस्तेमाल कर देना, मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली। और फिर यदि हम लिख देंगे कि भाई आशुतोष ने मोहन भागवत की तारीफ की, तो फिर सब कहेंगे। चलिए, राजनीतिक विश्लेषण का काम है विश्लेषण। नहीं, लेकिन आप मतलब संघ में जाएंगे, लोग कहेंगे कि भाई संघ में जा रहे हैं आप। आपने तो कहा ही कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो संघ में है, एक वो जो संघ में जाने वाले हैं। और आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। जाने वालों में है या अंदर है, आपने इसका जवाब नहीं। अंदर तो नहीं है अभी, बाकी भविष्य तो क्या पता लोग मान बैठे हो कि हम लोग अंदर ही है, स्लीपर सेल हो, ये भी लोग कह सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू, आपका काम है। आपको ऐसे फ्लाइट से उतरते ही मैंने आपको पकड़ लिया, तो लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने संघ पर और पूरी व्यवस्था पर बहुत खुला विश्लेषण किया। यही खूबी है आशुतोष की कि इस तरह से बात करते हैं, आपको भी मजा आएगा। इस पूरी बातचीत को सुनिएगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।